सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हम रेनबो के बाद में पैनोरमा से जिस प्रकार से हमने चैप्टर नंबर 5 लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, इसका पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। KKN दारूवाला ने, दारूवाला नाम है मतलब, तो उन्होंने इस प्रकार से इसकी रचना की है। हालांकि कोई दारू पी कर के इस टाइप से नहीं की है। इसमें क्या है कि नाम में इस प्रकार की एक जाति है जो दारू वाला नाम से, तो जैसे पालकी वाला उसी प्रकार से, तो इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये लव स्टोरी लिखी है। इसका संबंध भारत और पाकिस्तान उससे है, इस कारण से इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ मैसेज क्या दिया था, डिटर्मिनेशन, कि यदि हमारे अंदर डिटर्मिनेशन, रिजोल्यूशन और विल है, इच्छा शक्ति है, तो हम कोई भी काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कितना ही इम्पॉसिबल क्यों ना हो। तो बढ़ते हैं हम अपने इस पार्ट 2 में कि किस प्रकार से नजब ने अपनी उस प्रेम कहानी को अंजाम दिया। देखिए, तो सबसे पहले जो भी स्टोरी है उसमें बढ़ते हैं। उससे पहले मैंने कुछ वर्ड्स दिए थे, वो आपको मैं बता देता हूं। उसमें देखिए कि किस प्रकार से, एक तो था सिनामोन, दालचीनी, ये उसका अर्थ है। दूसरा क्लोव, जो लौंग, उसको लेकर के एक वर्ड मैंने पूछा था डस्क। डस्क होती है गोधुली वेला। गोधुली मतलब हमारे इवनिंग टाइम जो होता है। ये चीज़ कब से हुई, राजा विक्रमादित्य जो थे, तो राजा विक्रमादित्य के समय गायों का झुंड जब इवनिंग टाइम में अपने घरों पर लौटता था, तो उस समय गायों की पैरों से वो जो खुर होते हैं उससे उड़ने वाली जो धूल थी, इस कारण से गुबार हो जाता था, रेत का गुबार उड़ता था, वो कहलाता था गोधुली। इसलिए ये डस्क। और दूसरा जो शब्द था वो वर्ड था डॉन। अब इसमें ध्यान दें, DAWN है, DO नहीं है, DAWN, डॉन यानी प्रभात, सुबह, सुबह का जो समय होता है। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग में जो इस वर्ड्स की जो मीनिंग थी वो मैंने आपको बताई। अब बढ़ते हैं कि किस प्रकार से नजब हुसैन, नाम था नजब हुसैन, तो उसने किस प्रकार से अपने उस विल, उस डिटर्मिनेशन मीन्स रिजोल्यूशन, दृढ़ निश्चय, संकल्प, इच्छा शक्ति, कितना इम्पॉसिबल था बॉर्डर को पार करके जाना, फिर भी उसने ये काम किया और अपनी उस कहानी को अंजाम दिया। तो हमने पढ़ा था किस टाइप से जो फातिमा, नजब, नजब के पिता आफ्ताब और बॉर्डर क्रॉस करने वाला जमन, किस टाइप से उन्होंने अपनी जो भी अलग अलग प्रकार की जो भूमिका है उसको प्ले किया है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये तो हमने बताया था कि ये कितना बड़ा रेगिस्तान है, जो कच्छ का एरिया है, रण क्षेत्र, काफ़ी बहुत ही इस टाइप का एरिया है जहाँ पर पानी की कमी है, साथ ही साथ इस टाइप के कंकर वगैरह है जो पैरों में छाले वगैरह पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर वगैरह हो जाते हैं। बारिश की कमी के कारण, बरसात न होने के कारण ये एरिया काफ़ी सूखा रह गया था। ये बॉर्डर क्रॉस करने का स्थान, और इधर जो हम यदि बता रहे हैं तो किस टाइप से बॉर्डर क्रॉस होता है, रेगिस्तानी एरिया होता है बॉर्डर में। कच्छ से जब पार करते हैं तो उस समय पाकिस्तान की तरफ, और इधर हमारा जो बॉर्डर है, तो ये आजकल जो ये इस टाइप से है क्योंकि काफ़ी तारबंदी की हुई है, लेकिन उस समय थोड़ा आना जाना इजी था। अब तो बिल्कुल कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो वाली बात है। तो नजब हुसैन ने अपनी यात्रा शुरू की थी। हमने काला डूंगर तक, जो काला डूंगर था वहाँ पर जो पंचमई पीर जो था, ये एक उनके लिए सेक्रेड प्लेस था, एक ऐसा पवित्र स्थान जो पंचमई पीर की पूजा करके फिर वो अपनी यात्रा की शुरुआत करते थे। जब अक्रॉस द बॉर्डर, उस बॉर्डर को पार करके सीमा पार जब जाते थे,
तो यहाँ पर वो जो भी प्रक्रिया करते थे उसके बारे में आपको पहले बता दिया है। उससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान बिल्कुल रखना है। बढ़ते हैं हम अपने आगे की तरफ की क्या किस टाइप से कहानी की शुरुआत हमने की थी और मध्य भाग क्या कैसे आता। नजब, देखिए नजब बोर्ड बिफोर द फ्लेम एंड सेट आउट। अब फ्लेम कौन सी, वो जो लो दीपक की, उस लैंप की जो लो थी, दीपक की जो लो थी, उस लो को कहने का अर्थ दीपक के सामने उसने नमस्कार वगैरह जो भी प्रणाम वगैरह जो भी उसने करना था वो किया, उसको झुक करके अभिवादन एक प्रकार से अपना मान सम्मान उसके प्रति आस्था प्रकट की और उसके बाद में सेट आउट यानी रवाना होना। रवाना होना ही कहने का अर्थ उसने वह आस्था प्रकट करके वो नजब रवाना हो गया है। पंचमी पीर से आगे बढ़ा है। He left behind the camel thorn shrubs। इस प्रकार की कंटीली झाड़ी, इस प्रकार की कंटीली झाड़ी, कैमल थॉर्न श्रब्स यानी कंटीली झाड़ी, उसको पार करते हुए आगे बढ़ा। एंड द एरिया वंस फेमस, फेमस यानी प्रसिद्ध, फॉर इट्स सवानाज, यहां ध्यान दीजिए, सवानाज ऑफ स्टंटेड, स्टंटेड होती छोटी हाइट में, बोनी नाटी, तो कम हाइट वाली, तो जो वो कम हाइट वाली जो घास फूस होती है तो उसमें देखिए इसको हम सवाना और हमारी भाषा में सेवण जो घास होती है ना, सेवण घास वही है ये। तो जो इस डेजर्ट एरिया में काफ़ी होती है उसको लेकर के कहा है। तो वहाँ से वो आगे फेमस फॉर इट्स सवाना, सेवन फॉर स्टंटेड ग्रास, उस सेवण घास या सवाना घास के लिए ये एरिया काफ़ी प्रसिद्ध था। बट नाउ सीयर, सीयर मीन्स ड्राई, सूखा, एंड ब्राउन एज डेजर्ट, लेकिन ये एरिया अभी, पहले तो सेवण घास खूब होती थी लेकिन अब वो सूखा, रूखा, इस प्रकार का भूरे कलर का, क्योंकि अकाल पड़ गया है इसलिए ऐसा एरिया था, ऐसा रेगिस्तान हो गया था। ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑल ह्यूमन हैबिटेशन, निवास घर, यानी इंसान का कोई भी निवास, इंसान का कोई भी घर वहाँ पर था नहीं। कुरान बीइंग द लास्ट बिग, कुरान या कुरान इसको बोलें तो वो क्या है, लास्ट विलेज, सबसे अंतिम गांव कौन सा था, कुरान या कुरान, जिसको कुरान, और जैसे नजब के हिसाब से देखें तो इसको कुरान के नाम से भी हम इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि एज ए उसने जैसा है अपना फॉलो करता है जो भी रिलीजियस जो भी उनके बिलीफ्स है उसको अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग। तो कुरान ये बीइंग द लास्ट विलेज, ये अंतिम गांव था, और उस गांव के बाद में पूरा एरिया डेजर्टेड है, उससे पहले तक झाड़ी है और बाद में बिल्कुल रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो इस पैसेज में हमने पहले क्या पढ़ा था कि वहाँ पर उसने पंचमी पीर की पूजा आदि की, वहाँ पर जो भी थाली बजाने का काम, वहाँ पर जो भी वलपाइन आदि के आने की बात थी कि लोमड़ी भेड़िया वगैरह जो भी थे, सियार वगैरह आते थे और वो रोटी को खाते थे, और उसके बाद में जब रोटी खाते थे तो इसका मतलब होता था कि आप अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर नजब ने वहाँ पे जब अच्छे शकुन लगे, गुड ओमन, ऑस्पिशियस ओमन थे, तो उसने क्या, अपनी यात्रा को सेट आउट, रवाना किया, कहने का अर्थ रवाना हो गया, और इन एरिया को, झाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए, सेवण घास वगैरह जो थी, जो प्रसिद्ध घास उधर, उसको छोड़ते हुए सूखा एरिया की तरफ वो आगे बढ़ा, और उसने देखा कि आसपास में कोई भी मनुष्य का निवास, कहने का अर्थ घर वगैरह नहीं थे, और वो लास्ट जो गांव था वो कुरन था। आगे वो बढ़ा। फॉर द नेक्स्ट 3 days, देखिए अगले 3 दिन, ही वुड नॉट बी सीइंग एनी भूंगाज। भूंगाज क्या होते हैं, ऐसे घर होते हैं, अपने जो झोपड़ा होता ना, जो आजकल कम दिखने को मिलता है जनरली, तो वो एरिया, तो उसमें क्या होता है, 2 1 रूम मड हाउसेज, इस प्रकार का घर जो कि मिट्टी, मड यानी कीचड़ से नहीं, मिट्टी से, मिट्टी युक्त घर, मिट्टी से बने युक्त घर, मिट्टी से बने हुए घर, सर्कुलर यानी गोल, एट द बेस, बेस यानी आधार, तो उनका किस टाइप से वो बने हुए होते हैं, देखिए इस टाइप के जो झोंपड़े होते हैं ना, इस टाइप से होते हैं,
यहाँ से ये होता है गोल टाइप का, इस टाइप का गोल, ठीक है, ये इस टाइप का होता है झोपड़े, और ऊपर क्या होता है, इस टाइप से तिकोना, इस टाइप से होता है जो झोपड़ा होता है। अब इसको जब बनाते हैं तो ये तो आंगन हो गया, इसके बाद में इस टाइप से बनाते हैं तो ये एरिया होता है इस टाइप से, उसमें सजावट आदि की जाती है वो। तो और सर्कुलर एट द बेस, आधार पे तो गोलाकार, पुट टेपरिंग इनटू कॉनिकल थैच, कॉनिकल ये जो इस प्रकार से तिकोना हो गया, शंकुआकार जिसको कहें, शंकुआकार का, शंकुआकार, थैच रूफ्स यानी कहने का अर्थ इस प्रकार के जो भी जो घास फूस आदि होती है उस घास फूस से ऊपर से ढका हुआ एट द टॉप, ऊपरी हिस्सा, ये वो हिस्सा है, वो इसमें क्या करते हैं, थैच रूफ्स, जो घास होती है इस प्रकार से। कहने का अर्थ जैसे हम बाजरा होता है, बाजरे को ऊपरी हिस्सा, उसकी जो फसल का हिस्सा वो काटने के बाद का जो हिस्सा बचता है वो इसकी सजावट में काम आता है। हमारी भाषा में लोकल लैंग्वेज को डोका बोलते हैं। तो वो उस पर सजावट के रूप में रखे जाते हैं टॉप पे, शिखर पे। नाउ ओनली द सैंडस्केप्स, और रेतीले टीले वगैरह स्ट्रेच्ड आउट बिफोर हिम, उसके सामने देखा तो चारों तरफ रेतीले टीले ही, बड़े बड़े टीले दिखाई दे रहे थे। माइल अपॉन माइल, कई मील मील दूरी तक रेत के टीले ही टीले थे, कोई घर वगैरह दिखाई नहीं दे रहा था। ये जो भूंगाज वगैरह थे ये भी लगभग मुश्किल से उसको दिखाई दे रहे थे। वाटर स्प्लैश इन द छागल्स, छागल जो होते इस टाइप के कुछ स्थान बने हुए थे जिसमें छोटे छोटे स्थान, और नमक का एरिया है उधर, तो पानी इस टाइप से था कि यूज़ करने लायक तो था नहीं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पे पानी उसको दिखाई दे रहा था छागल वगैरह में। विद द नेम ऑफ पीर, पीर का नाम लेकर के ऑन हिज लिप्स। अब जब समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हम भगवान को याद करते हैं, तो उसने भी पीर को याद किया, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जे सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, वो वाली बात है। तो यहाँ पर भी नजब हुसैन को प्रॉब्लम आ रही है, तब उसने पीर को याद किया, और नजब हुसैन सेट फोर्थ, आगे बढ़ा, सेट फोर्थ, पीर का नाम लेते हुए वो आगे बढ़ा, और कि मेरी यात्रा सफल हो ऐसे। तो देखिए यहाँ पे लगभग 3 दिन तक वो चला है। आगे वो जो 3 दिन का जो टाइम है उसमें किसी भी प्रकार के भूंगाज वगैरह, घर वगैरह, शंकुआकार जो घर है मिट्टी से बने हुए, ऊपर से जो सजावट घास फूस युक्त है उससे की हुई है, वो घर बने हुए थे। लेकिन आगे वो जैसे ही जाएगा तो उसके बाद में उसको ये एरिया कम दिखने को मिलेगा, और पानी कहीं पर विद्यमान था, लेकिन अभी भी वो पंचमई पीर को याद करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने लगता है, बढ़ता है आगे, हम भी बढ़ते हैं आगे। नजब्स डिफिडेंस वाज नोटोरियस अमंग हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए उसकी यात्रा से थोड़ा सा यहाँ पर केकी एंड दारूवाला ने सीधा नजब हुसैन के ऊपर दृष्टि डाली है, उसके व्यवहार, उसकी हैबिट्स, कैरेक्टर आदि को लेकर के। देखिए क्या कहता है, उसका जो नजब हुसैन जो था उसका एक प्रकार से वो किस स्वभाव का है कि उसकी जो प्रसिद्धि है किस रूप में थी कि नजब्स डिफिडेंस वाज नोटोरियस। नोटोरियस होता है इनफेमस, कहने का अर्थ जिसको हम बदनाम कहें, तो वो अपने एक प्रकार से बदनाम, एक प्रकार से अच्छी बात ना होना, एमंग हिज फ्रेंड्स, मित्रों में वो किस बात के लिए, अपने उस शर्मीलेपन के लिए, साइनेस। तो नजब हुसैन, ध्यान रखना यहाँ पे, नजब हुसैन अपने मित्रों, फ्रेंड सर्कल में अपनी उस शर्मीले स्वभाव के रूप में बदनाम था कि ये शर्म इसको ज्यादा आती है। ऐसे किस रूप में कि ही वॉज नोन टू हैव ब्लस्ड एट द मेयर मेंशन ऑफ ए गर्ल, वो ब्लस्ड हो जाता था, इतना उसको शर्म आती थी यदि उसके मित्र किसी लड़की का नाम लेते, उसके आगे किसी लड़की का नाम लेते तो उसी से उसको शर्म बहुत आती थी नजब को। तो केवल उसका मेंशन ऑफ ए गर्ल, किसी मेयर यानी केवल, मेंशन उल्लेख करना, केवल लड़की के नाम मात्र उल्लेख करने से ही
नजब हुसैन बड़ा उसको शर्म आती थी, शर्मीले स्वभाव का था। स्ट्रेंजली इंट्रोवर्टेड यानी अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी जो अपनी भावनाओं को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता हो, तो वो इंट्रोवर्टेड लड़का था। लैड यानी लड़का, बॉय। विथ ड्रीमी आईज, स्वप्निल आंखों वाला, ड्रीमी, स्वप्निल, आईज यानी आंखें, तो स्वप्निल आंखों वाला। नो वन हैड एवर एसोसिएटेड विथ हिम, कोई भी उसके साथ इतना जुड़ाव लगाव नहीं रखता था। विथ एनी एक्ट ऑफ ब्रेवेडो, और दूसरी बात कहने का उसने उसके व्यवहार से, बातों से, कार्यों से बहादुरी का, ब्रेवेडो का कोई ऐसा काम किया, उसने बहुत बहादुरी का काम किया हो, ऐसा कोई भी जुड़ाव उससे नहीं था। वो तो केवल कैसा था, शर्मीले स्वभाव का, मित्रों में भी वो प्रसिद्ध नहीं था और मित्र उसके शर्मीलेपन पर हंसते थे। हिज फादर आफ्ताब, नजब के पिता आफ्ताब, वुड से, वो क्या कहते थे कि ऑल दैट माई एंसेस्टर्स, फोर फादर्स, पूर्वज, एंसेस्टर्स मीन्स फोर फादर्स, फोर फादर मीन्स पूर्वज, तो जो पूर्वज है। एंड आई हैव एक्वायर्ड, जो भी मैंने अचीव किया है, प्राप्त किया है, एक्वायर किया है, ड्यूरिंग 100 years। कौन कह रहा है? आफ्ताब क्या कह रहा है? नजब के फादर, नजब के पिता आफ्ताब कह रहे हैं कि ऑल दैट माई एंसेस्टर, की जो मेरे एंसेस्टर ने अचीव किया है इन 100 years, मैंने किया है, मेरे पेरेंट्स ने, मतलब एंसेस्टर्स ने, जो पूर्वजों ने अर्जित किया है, जो भी हमने कमाया है, तो दिस लैड, ये लड़का मतलब नजब, विल स्क्वेंडर, बर्बाद कर देगा, गंवा देगा, स्क्वेंडर अवे, सब कुछ खो देगा। नॉट बिकॉज ही इज अ स्पेंड थ्रिप, इसलिए नहीं कि वो स्पेंड थ्रिप है, स्पेंड थ्रिप जो अधिक पैसे खर्च करता हो, अपव्ययी जिसको कहें हम, कि वो ज्यादा पैसे खर्चा हो, बट कि इसलिए नहीं कि वे ये सब कुछ गंवा देगा, खो देगा, बर्बाद कर देगा, इसलिए नहीं कि ये ज्यादा पैसे खर्च करता, ऐसा नहीं। तो बिकॉज ही विल बी टू साई, साई यानी शर्मिला, टू चेंज मनी फॉर व्हाट ही सेल्स, कि वो जो कुछ बेचता है, जो कुछ भी ये व्यापार में धंधा जब करेगा, जो अपनी वस्तु बेचेगा, तो जब जो लेने वाले हैं वस्तु को, उनसे ये कीमत वसूलने में ऐसा शर्मिलापन रखेगा, तो धंधा कैसे चलेगा? जो है हमारे पास वो भी गंवा देगा, खो देगा। तो कहने का थोड़ी, क्योंकि थोड़ी तो व्यापार में तो होशियारी भी चाहिए, इंटेलिजेंस भी चाहिए, शर्मिलापन चलता नहीं है। इसलिए वो नजब के फादर है वो आफ्ताब ये कह रहे हैं। यहाँ ध्यान देना है नजब के बारे में। एक तो बताया है कि नजब जो है डिफिडेंस, उसकी जो भी इसका शर्मिलापन जो है वॉज नोटोरियस एमंग हिज फ्रेंड्स, वो अपने शर्मिलेपन के कारण अपने मित्रों में एक प्रकार से बदनाम था। ही वॉज नाउन टू हैव ब्लस्ड एट मियर मेंशन ऑफ ए गर्ल, लड़की के उल्लेख मात्र, नाम मात्र उल्लेख करने से वो बहुत ही उसको शर्म आती थी। और इंट्रोवर्टेड लैड था, अंतर्मुखी लड़का था। साथ ही साथ उसके साथ में कोई भी बहादुरी के कार्य का वर्णन करे ऐसा कोई जुड़ाव था नहीं, उसने कोई ऐसा काम किया ही नहीं था जिससे बताएं कि वो उसने बहादुरी दर्शाई थी। और पिता जो है उन्होंने ये भी कहा कि हमने, हमारे जो एंसेस्टर्स ने, फोर फादर्स ने जो, और मैंने जो 100 साल में अचीव किया है, अर्जित किया है, उन सबको ये गंवा देगा, सब खो देगा। और इसलिए नहीं कि ये है वो इस प्रकार का कोई अपव्ययी लड़का है, बल्कि इसलिए बिकॉज, क्योंकि जो भी ये व्यापार करेगा उसमें अपनी वास्तविक कीमत उस वस्तु की लाभांश सहित नहीं कमा पाएगा। इसलिए he had crossed the run on 4 occasions earlier, नजब हुसैन इससे पहले 4 बार, 4 occasion, 4 अवसर ऐसे आए थे, occasion ऐसे आए थे जब उसने बॉर्डर पार किया था। दो he had turned 20 only a month ago, पहले में पढ़ा है कि अभी 1 महीना पहले ही नजब की उम्र 20 साल हुई है। बट ईच टाइम, लेकिन 20 साल की उम्र में भी वो क्या 4 बार बॉर्डर क्रॉस करके आ गया है। पिता के साथ गया था पहले, इस बार अकेला जा रहा है। बट ईच टाइम, हर बार ही हैड
either accompanied his father or that wily old smuggler Jaman. विली मतलब यहाँ पे चालाक, कनिंग, विली मीन वाइली, इसको पढ़ेंगे, वाइली मीन्स कनिंग, चालाक, धूर्त, दुर्जन। तो ओल्ड यानी बूढ़ा, स्मगलर जो भी तस्कर, और जमन या तो अपने पिता आफ्ताब के साथ या फिर इस तस्कर जमन के साथ में वो गया था, और वो जमन बड़ा चालाक था। द वेटरन ऑफ द 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध, सिंध यानी जो सिंध का एरिया, तो उसने इलीगल यानी गैर कानूनी, इस प्रकार से उसने ट्रेवल की थी, ये गैर कानूनी यात्रा, ट्रिप्स। तो उसने इस प्रकार से बॉर्डर पार करके 100 सैकड़ों, किसने, जमन ने ऐसी सैकड़ों यात्राएं बॉर्डर पार करके वो आया था, और वो भी गैर कानूनी रूप से, इलीगल वे से। ईच टाइम दे हैड टेकन तेंदू लीफ, जब भी जाते थे साथ में क्या ले जाते थे, ध्यान रखना है, तेंदू लीफ, तेंदू पत्ते, वर्थ अबाउट 500, जिसकी कीमत 500 रुपये होती थी, 500 रुपये में तेंदू लीफ ले जाते थे, एंड सोल्ड इट, और उसको बेच देते थे अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर के उस पार, फॉर 1200। मैंने पहले भी बताया था कि 500 में खरीदते थे और 700 का लाभ कमाते हुए वो टोटल इसको 1200 में, तो 1200 में बेच देते थे इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां वापस ध्यान दो कि इस प्रकार से जो नजब है पहले भी 4 बार जा चुका है, उम्र उसकी अभी 20 साल की हुई है, 1 महीना पहले, और पहले वो जब गया था तो या तो पिता के साथ या अपने जो भी चाचा के रूप में, कहने का स्मगलर जो तस्कर जो था जमन, उस तस्कर के साथ में गया था। और जमन वो आदमी है, वो पर्सन है जो कि सैकड़ों बार, 100 बार से अधिक उसने गैर कानूनी ट्रिप की है सिंध एरिया की, और हर बार वो तेंदू लीफ लेके गया था, तेंदू पत्ते जिससे बीड़ियाँ वगैरह आदि बनाते हैं, आपको ध्यान हो, और 500 रुपये में वो ले जाते थे और वहाँ जाकर के 1200 में बेचते थे, तो उसको फ़ायदा हो ही रहा था। देखिए, बट बिटवीन द पे ऑफ 2 ऑफिशियल्स, लेकिन 500 में खरीदना, 1200 में बेचना, लाभांश तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या होता था कि वहाँ जो ऑफिशियल थे, अफसर लोग, उनको देने में, टू द इंटरमीडियरीज, जो बिचौलिए, जो भी बिचौलिए थे, बिचौलियों को इस प्रकार इंटरमीडियरीज वो होते हैं जो बिचौलिए, हु अरेंज, जो व्यवस्था करते थे, द सेल ऑफ बीड़ी लीफ, बीड़ी यानी जो बीड़ी की बात है, तेंदू लीफ जो होते थे ना, तो तेंदू पत्तों को बेचने में ये जो इंटरमीडियरीज होते थे वो व्यवस्था जो करते थे, तो उसके बदले में वो पैसे लेते थे। तो 1200 में बेचते भले थे, तो कुछ अफसरों को देने में चले जाते रिश्वत के रूप में, कुछ इस बीड़ी लीफ का अरेंज जो करने वाले, उनकी बेचने की व्यवस्था करने वाले, उनको टू द मैन हु टुक द केमल आउट टू ग्रेज, ग्रेज यानी चराना, कुछ पैसे उस आदमी को देने पड़ते थे जो उनके ऊंट को, कैमल को चराने के लिए जाता था, एंड टू द फ्रेंड और रिलेटिव, या फिर कुछ पैसे उसको या तो मित्र या रिश्तेदार को, हु हार्बर्ड यानी टू स्टे देम, हार्बर यानी एक प्रकार से उनके लिए उनको रुकवाना, ठहराना, जो उनको वहां पे अपने घर पर ठहराता था, उसको भी पैसे देने पड़ते थे। देयर वॉज प्रेशियस यानी बेशकीमती, बहुमूल्य, लिटिल लेफ्ट, तो ऐसी स्थिति में पीछे धन देखो अफसरों को देना पड़ रहा है। किस किस को ध्यान रखना है, ऑफिशियल्स उनको लिए, इंटरमीडियरीज हु अरेंज द सेल ऑफ बीड़ी लीफ, जो बीड़ी तेंदू पत्तों को बेचने की व्यवस्था कराता था उनको, और उस आदमी को जो कैमल को, ऊँट को चराने ले जाता था उसके लिए, और फ्रेंड या रिलेटिव को जो कि उनको वहाँ पे स्टे कराता था, उनको हार्बर कराता था, ठहराता, रुकवाता था। इसके बाद में तो बहुत ही कम पैसे बचते थे, और जो बचते थे उसमें क्या होता था कि इट वाज जस्ट एनफ टू बाय सम यूज्ड टेरिलिन गारमेंट्स, और जो बचता था उसमें वो टेरिलिन का कपड़ा खरीद लेते थे। तो इस प्रकार से यात्राएं होती थी, एंड देन इट वाज टाइम टू मेक द लॉन्ग ट्रैक बैक अक्रॉस द डेजर्ट। इस प्रकार के बाद में वो
वापस उस ट्रैक को क्रॉस करते हुए आ जाते थे। हालांकि क्रॉस करना, पार करना, बॉर्डर को क्रॉस करना बहुत ही खतरनाक कार्य होता था। प्रेशियस, बहुमूल्य, ये टेरलिन जो कपड़ा होता है टेरलिन का, और गारमेंट यानी कपड़ा, ठीक है। डेजर्ट रेगिस्तान हो गया जो आपको बता ही दिया, एनफ पर्याप्त। रिलेटिव जो भी अपने रिश्तेदार आदि होते हैं उनके लिए, रिलेटिव रिश्तेदार, फ्रेंड मित्र हो गया। अरेंज व्यवस्था, ऑफिशियल कोई भी अफसर आदि उनके लिए। इस प्रकार से ये चीज़ें हुई। इसके अंदर हमने इससे संबंधित पूछा जा सकता है कि वो जब जाते थे तो इतने पैसे, तो उसमें किस किस को क्या देना पड़ता था, चाहे अफसर हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे वो इसके अलावा जो कैमल को ग्रेज कराने चाहता था उसके लिए, या जो भी इनको हार्बर रुकवाता था उनके लिए, बीडी लीफ को बेचने में जो हेल्प करता था उनके लिए, और शेष दो टेरिलिन आदि की बात कही है। बढ़े आगे। It was during one of these trips that they had stayed with काले शाह। अब इन यात्राओं में से, ये जो यात्राएं थी उनमें से एक ऐसा भी था दिन जब काले शाह के वहां वो रुके थे। और काले शाह कौन है? द क्लोव सेलर, लवंग विक्रेता। लौंग जो होता है ना, जो स्पाइस सेलर, काले शाह के यहाँ वो रुके थे। ही इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर मदर। अब यहाँ पर जब नजब अपने पिता के साथ, अपने पिता आफ्ताब के साथ गया था तो वो कहाँ ठहरे थे? काले शाह के यहाँ ठहरे थे। काले शाह के यहाँ ठहरे तो नजब के पिता, पहले की बात है मतलब, तो जब वो साथ में गया था, अभी तो वो अकेला जा रहा, तो उस समय नजब के पिता ने, आफ्ताब ने नजब को बताया था कि ये जो काले शाह है ये कौन है? कि ही इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर मदर, ये तुम्हारी माँ का दूर का रिश्तेदार है। ये बताया उन्होंने कि आपकी माताजी का दूर का रिश्तेदार है। और हिज फादर हैड टोल्ड नजब, और उसके पिता आफ्ताब ने नजब को ये चीज़ बताई। काले शाह वाज टॉल। अब काले शाह कैसा है उसमें देखिए, हाइट में लंबा है, टॉल है, वेल फ्लैश्ड, और साथ ही साथ मांसल युक्त है, एंड थिक जॉल्ड। उसका जो भी फेस है वो भरा पूरा, गोल मटोल, फूला हुआ सा है, जो भी गाल वगैरह फूले हुए हैं। हैड ए पर्पल टिंज, और बैंगनी टिंज यानी कलर, बैंगनी टाइप का उसका कलर। अबाउट इट्स एज इफ समवेयर अलोंग द वे इट हैड गॉट स्टक विथ ए डिसकलर्ड पैच। और इस प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे कि, क्योंकि वो जिस एरिया में रहते थे इस कारण से वो डिसकलर्ड पैच दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादा हीट के कारण उसका शरीर का जो रंग है वो थोड़ा सा मटमैले टाइप का भी हो गया है, और रूखा सूखा सा शरीर हो गया है। इस टाइप का वो काले सा दिखता है। तो देखिए किस टाइप से इसमें बताया कि जब आफ्ताब के साथ में नजब गया था तो उसके पिता ने ये बताया कि किस प्रकार से जो है ये काले साहब उसकी माँ का दूर का रिश्तेदार है। और काले सा कैसा है? हाइट में लंबा है, मांसल युक्त शरीर है, फूले हुए मोटे गाल है, उसके शरीर में बैंगनी टाइप का उसका कलर दिखता है। इस प्रकार का वो व्यक्ति है, और वो भी है, वो ये कार्य करता है, स्मगलिंग में वो भी जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम कि ऑलवेज वोर अ तहमत ऑफ ब्लैक एंड वाइट चेक्स। अब वो वोर यानी पहनना, ऑलवेज यानी हमेशा। देखिए वॉर पहनता था। तहमत क्या होती है? जिसको हम टॉवेल के रूप में, ये अजरक प्रिंट टाइप की होती है, और उस तहमत को पहनता था। चेक्स में होती है, ब्लैक एंड वाइट, उसमें चेक्स होते हैं, ऐसे क्रॉस इस टाइप के निशान होते हैं, क्रॉसिंग में होता है वो, ठीक है। और ऐसी चेक्स में पहने हुए। विद इन अ डे नजब डिस्कवर्ड। नजब जब पिता के साथ में गया था और उसने पिता के सामने, जब आफ्ताब के सामने उस काले शाह को देखा था, तो उस समय नजब ने ये पता लगाया, डिस्कवर किया, डिस्कवर खोजना या पता लगाना। तो उसने क्या पता लगाया था? दैट द फेलो वाज एन एब्सोल्यूट रग। ये तो बड़ा दुर्जन आदमी है। रग वैसे दुष्ट भी होता है, कि ये बड़ा दुर्जन आदमी रग लगता है। हु
ड्रॉ सच ए क्यूज बार्गेन दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज हियरिंग फादर स्टार्टेड माउथिंग ऑब्स्टेनिटीज। तो उसके पिता ने जब एक प्रकार से ऑब्स्टेनिटीज या गालियां आदि से बुरा भला कहना जिसको कहें हम, तो जब बातचीत हुई थी, जब नजब गया था अपने पिता के साथ में और काले शाह के यहाँ रुके थे, तो पिता ने बताया कि काले शाह तुम्हारे मम्मी का दूर का रिश्तेदार है। जबकि बातचीत जब हुई थी उस काले शाह और आफताब के बीच में, तो उस बातचीत के दौरान ऐसी स्थितियां आई जब उनका जो बार्गेनिंग जो उसकी सौदेबाजी है, लेन देन जो है, सौदेबाजी लेन देन वो हुई थी। उस समय ऐसी स्थिति भी आई कि काले शाह उसको एहसास हो गया, नजब को लग गया कि ये तो अपने काम से मतलब रखने वाला है, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है, इसको पैसे आदि से मतलब है और कोई रिश्ते वगैरह कुछ भी ध्यान नहीं देने वाला। तो उसके पिता ने भी काफ़ी बातें इस प्रकार की उसको लेकर के गालियाँ वगैरह बोली थी। उससे उसको एहसास हो गया कि इससे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आदमी उचित नहीं लग रहा है, ऐसा ठीक नहीं है व्यवहार में भी और दूसरे तरीक़ों में भी। अब क्या हुआ, तो यहाँ पे इसमें देखिए कि किस प्रकार से वो तहमत पहनता है और वाइट चेक्स आदि, ब्लैक एंड वाइट चेक्स के साथ में, और नजब को ये भी पता चला कि ये बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है, इसलिए हठीले स्वभाव का भी है, जिद्दी स्वभाव का भी है, ये बातें कही। बट हिज डॉटर फातिमा वॉज अ हूर। यहाँ देखिए, यहाँ आती है फातिमा, लेकिन उसकी पुत्री फातिमा, किसकी? काले शाह की। काले शाह की पुत्री फातिमा को जब नजब ने देखा तो उसको देखते ही उसने देखा कि वह तो बहुत ही सो मच ब्यूटीफुल, हूर मीन्स सो मच ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। तो वो तो बहुत ही सुंदर थी, परियों जैसी, हूर। विद आईज सो ब्राइट, उसकी आंखें देखिए, यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है फातिमा का। फातिमा कैसी है, तो उस टाइप से। तो यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दें कि उसको लेकर के क्या बताया जा रहा है, और जब भी ये तो पूरा ध्यान इधर ही होना चाहिए। आप आपस में किसी प्रकार की पढ़ाई से संबंधित ही बात हो तो देखें तो किस टाइप से उसने उसका वर्णन किया कि उसकी आंखें बड़ी तेज थी और दैट दे वुड हैव लिट अप द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड क्या होता है? पाताल लोक। अंडरवर्ल्ड, पाताल लोक हम कहते हैं ना कई बार, पाताल, जैसे कहते हैं कि जो भी अंडरवर्ल्ड डॉन ऐसे बोले जाते हैं शब्द, बोलते तो हैं लेकिन उसका अर्थ होता है पाताल लोक। यानी यदि फातिमा जो है इस डार्कनेस वाले अंधेरे युक्त पाताल लोक में भी चली जाए तो भी वहाँ भी रोशनी हो जाए, प्रकाश हो जाए, इतनी वो सुंदर है, उसकी आंखें वगैरह इतनी रोशनी देती है। She was taken by this quite pleasant young man, ये शांत स्वभाव का, ये एक प्रकार से युवा, अच्छे सुहावने, एक प्रकार से मूड वाला, so ready with his smiles, और थोड़ी मुस्कुराहट बिखेरने वाला। तो उस लड़के को जब लड़की ने भी देखा, लड़की ने लड़के को देखा, ये दोनों ने, नजब ने फातिमा को, फातिमा ने नजब को, बट सी कुड हार्डली एलिसिट अ वर्ड आउट ऑफ हिम, लेकिन कोई भी शब्द नहीं बोल सकी। उसने वर्णन लड़के ने भी नहीं किया, लड़की ने भी, आमने सामने एक दूसरे के देखा तो उस समय कोई इसी प्रकार का कोई शब्द नहीं बोला। एलिसिट ए वर्ड आउट ऑफ हिम। फातिमा हैड बीन अंडर प्रेशर। अब फातिमा ने इसको देख लिया था नजब को, लेकिन उस समय उसके ऊपर दबाव था, अंडर प्रेशर दबाव था, फोर्स था। कैसा? टू गेट एंगेज टू समवन इन द विलेज, कि उसकी जो एंगेजमेंट सगाई जुड़ी, उसका जो किससे संबंध, गांव के कोई एक ऐसे व्यक्ति से, फॉर स्लर्ड स्पीच, अस्पष्ट, स्लर्ड स्पीच हो गया अस्पष्ट आवाज, नॉट क्लियर, स्लर्ड स्पीच नॉट क्लियर वॉइस, बोलने में इस प्रकार का वो था। एंड ग्रोटेस्क स्टेम, और वो क्या करता था? ग्रोटेस्क स्टेमर का अर्थ है वो हकलाता था, हकलाना, स्टेमरिंग करना, हकलाना। तो वो इस जब भी बोलता था उस समय उसकी कंटिन्यूस इस प्रकार से वो क्या करता था? बोलने में अटकता था। और
अटकता है तो फिर आपको पता है गांव के बच्चे भी हंसते भी है, तो बच्चों को बड़ा आनंद आता है उसमें, यदि कोई ऐसे बोलता है तो फिर। और स्कूल में 10th में आपने पढ़ा ही होगा, भोली पढ़ा था ना, तो भोली के जैसा ही है। और उस भोली के जैसे वाला जो है ना, उसके साथ में फातिमा की सगाई वगैरह की बात हो रही थी, संबंध वगैरह की, रिलेशन वगैरह की, इसका इस टाइप से शादी और सगाई वगैरह, पहले सगाई करेंगे फिर शादी, इस टाइप से बात हो रखी थी लगभग। तो आगे हम बढ़ते हैं। फातिमा बहुत सुंदर लड़की थी और उसकी प्रशंसा में कहा है कि यदि वो पाताल लोक में उस अंधेरे में जाए तो उस समय वहाँ भी प्रकाश कर देती थी, इस टाइप की बहुत सुंदर लड़की। और इधर जो लड़का है नजब, वो शांत स्वभाव का है, युवा भी है और मुश्किल से, हालांकि शर्मीले स्वभाव का था तो बोलता कुछ था नहीं। उसने इस लड़की को देखा तो मन ही मन में उसने सोचा कि काश मेरी इससे शादी वगैरह हो जाए। लड़की ने भी यही सोचा जब वो आपस में मुस्कुराए तो। और लेकिन फातिमा जो है उसका रिश्ता एक प्रकार से तय किया हुआ था गांव के एक ऐसे हकलाने वाले लड़के के साथ में, जो उसको लगता था कि भाई उचित नहीं मेरे। जस्ट माई लक टू रन इन टू म्यूट्स। अब जैसा मेरे भाग्य में यही लिखा है कि मेरे भाग्य में इस प्रकार का ये हकलाने वाला लड़का ही लिखा है, फातिमा सोच रही है। सी थॉट, उसने सोचा, बट देन तभी एज सी कॉट हिम स्टेयरिंग एट, स्टेयरिंग घूरना, तभी फातिमा ने देखा कि नजब उसकी तरफ देख रहा है, घूर रहा है। सी लाफ्ड बैक, तो नजब ऐसे देख रहा था तो उधर से वो भी मुस्कुराई, वो भी हंसी। तो फिर क्या देखो, एंड इन द इवनिंग, तो नजब ने देखा तो वो हंसी। तो उस समय बोले तो नहीं, लेकिन आपस में हंसे एक दूसरे के सामने। और इवनिंग में क्या हुआ, एट इवनिंग व्हेन फातिमा रिपीटेड द परफॉर्मेंस, नजब मुस्कुराया तो फातिमा भी मुस्कुराई, वो भी हंसी। फातिमा रिपीटेड द परफॉर्मेंस, यानी जो सुबह हंसी थी वैसे ही। एंड हर फेस फ्लडेड विथ एक्साइटमेंट, चेहरे पे उत्तेजना के भाव आए, खिलखिलाट भी कहने का अर्थ एक अच्छा उसको महसूस हुआ। एज इफ सी डेयर्ड हिम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। अब फातिमा हंसी तो नजब ने भी सोचा जैसे कि उसने अपने अगले कदम उठाने की स्वीकृति दे दी हो, इस टाइप से। नेक्स्ट स्टेप, ही हैड फ्लंग हिज आर्म्स अराउंड हर इन रेकलेस डिजी मोमेंट। कुछ ऐसे पल, डिजी मोमेंट आए, डिजी वैसे उनिंदा बेहोशी टाइप के, लेकिन यहाँ पे ऐसे पल कि उसने, जब उसको एक प्रकार से जैसे ध्यान ही नहीं हो, उसने क्या किया, अपनी बाहें उस लड़की के बाहों में इस प्रकार से डाल दी, उसको गले से लगा दिया, इस प्रकार से वो आपस में मिले, जो नजब और फातिमा। ये बात हुई थी कब, जब वो गया था अपने पिता के साथ में, उस समय की बात है। अब देखिए ये बात उसमें बताई, वापस देख लीजिए कि लड़की फातिमा सोच रही है कि मेरा कैसी किस्मत है, शायद मेरी शादी उस अकलाने वाले के साथ में ही होने वाली है, उस अस्पष्ट बोलने वाले, वही मेरे भाग्य में लिखा है। और लेकिन तभी क्या होता है, वो उसने देखा कि लड़का मेरी तरफ घूर कर देख रहा है, स्टीयरिंग कर रहा है। तो उसने भी क्या है कि वो भी इसके सामने हंसी, नजब भी हंसा, आपस में हंसे। तो शाम के समय वापस जब आमना सामना ऐसे थोड़े दूर बैठे होंगे तो उसने भी दोनों तरफ से मुस्कुराए, एक दूसरे को देखा और हंसे। तो नजब ने सोचा कि ठीक है, उसने वो हंसी है तो इसका मतलब मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता हूँ। और वो मिले और उसने क्या किया, उससे आपस में गले मिल गए, ये बात हो गई इस प्रकार से। लेकिन आगे क्या होता है, यस ही वुड कम अगेन। अब देखिए यहाँ से बात, यहाँ पर वो ये कब की घटना बता रहे, जब आफताब के साथ में नजब गया था अपने पिता के साथ में, और उस समय जो मुलाकात हुई थी। और वापस यहाँ पे वो क्या कहता है कि यस ही वुड कम अगेन, हाँ मैं वापस आऊँगा। ही टोल्ड हर, ही यानी नजब, हर यानी फातिमा। तो यहाँ पे नजब ने फातिमा को कहा कि हाँ मैं वापस आऊँगा। एंड सा हर स्टार्ट विथ डिसबिलीफ,
अब जैसे उसने कहा तो था आने का, लेकिन फातिमा को विश्वास नहीं हो रहा था कि बॉर्डर पार है, कौन आएगा। फॉर ही सीम्ड टू हैव आंसर्ड हर इनआर्क्यूरेटेड क्वेश्चन, अस्पष्ट जिसको कहें, नॉट क्लियर, इनआर्क्यूरेटेड क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न था जो अस्पष्ट था, कि इसका उत्तर भी अस्पष्ट था, बता नहीं सकते कि आएगा नहीं आएगा। वुड ही कम अगेन, क्या वो वापस आएगा इन परिस्थिति इस टाइप से बॉर्डर को क्रॉस करके। दिस टाइम ही वुड कम अलोन, लेकिन उधर नजब ने कहा कि वो इस बार नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तो अलोन यानी अकेला, वो अलोन आएगा, विथ नो फादर और अंकल, ना तो पिताजी साथ में होंगे ना अंकल होंगे, टू क्रैम्प हिज स्टाइल, उसके कोई भी बीच में बाधा बनने वाले नहीं, कोई अड़चन ना बने, इसलिए तो वो अकेला आएगा। एंड एज ही लेफ्ट, और जैसे ही वो वहां से अपने पिता के साथ रवाना हुआ, ये पहले की बात बता रहे हैं, ही लुक्ड बिहाइंड, तो पिता के साथ में जब वो जाने लगा, प्रोमिस किया उसने फातिमा से कि मैं लौट के आऊँगा, अकेला आऊँगा, नेक्स्ट टाइम पिताजी के साथ नहीं, मैं अकेला आऊँगा। और उसने जब रवाना हो रहे थे, उसने मुड़ कर के देखा पीछे की तरफ, और टू फाइंड हर गेज फॉलोइंग हिम, तो उसने देखा, जब उसने पीछे देखा तो लड़की उसको देख रही थी, घूर घूर कर देख रही थी कि हाँ जा रहा है, पता नहीं आएगा वापस नहीं आएगा। हर आइज लाइक अ पेयर ऑफ स्टॉर्म लैंटर्न्स इन द डार्क, अंधेरा था लेकिन उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे लालटेन होती है ना, तूफान आए और उसमें वैसे लालटेन की जो लो होती है कैसी इधर उधर होती है, उस टाइप से उसकी आंखें चमक रही थी, ये दिखाई दे रहा। पहले इसमें देखो, इसकी आंखों के बारे में बहुत ही वर्णन किया है। पहले तो कहा कि पाताल लोक चमक जाए, अब कह रहा है कि जैसे तूफान के अंदर जो एक प्रकार से लो चमक रही हो, लालटेन, उस टाइप से इसकी आंखें वो चमक रही थी। किसकी? फातिमा की, ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए किस टाइप से नजब बताता है कि वो वापस आएगा और अकेला आएगा। वो साथ में फातिमा सोचती है कि क्या पता नहीं आएगा नहीं आएगा, और उसने ये बताया कि मैं अकेला आऊँगा, चाचा वगैरह नहीं होंगे उसके इस प्रकार से बाधा अड़चन बनने वाले। और घूरते हुए इस टाइप से फातिमा भी एक प्रकार से स्वीकृति दे रही थी कि पता नहीं आए नहीं आए, और वो उसकी आंखें चमक रही थी, वो भी नजम ने देखी। Ever since his return to खावदा, अब यहाँ पे जब वो नजब अपने पिता के साथ गया था और वापस लौट के आ गया था, उधर प्रॉमिस करके आया था, वो फातिमा से प्रॉमिस करके आया था कि मैं वापस आऊँगा। अब जब वो वापस वहाँ अपने गांव लौटे थे पिता के साथ, जब वो खावदा पहुँचे थे, खावदा उसके गांव का नाम है, इट वॉज द विलेज ऑफ नजब हुसैन, नजब का ये गांव था, नाम था खावदा। तो जब वो खावदा लौटा था तब से नजब हैड बीन स्ट्रेनिंग टू गेट वे, अब वो ये मौके की तलाश में था कि कब मौका मिले और वो वापस जाए। What was there about the run, लेकिन जाए, लेकिन ये इस रन का क्या होगा, रन क्षेत्र, कच्छ का रन कैसे पार करेगा, बॉर्डर कैसे क्रॉस करेगा, that he did not know, वो नहीं जानता था। He could cross the run in the daylight, क्योंकि दिन में तो जाए तो गड़बड़ हो सकती है, रात को उसको पता नहीं किधर से जाना है, तब उसने हिम्मत की कि वो दिन में ही रास्ता क्रॉस करेगा, डे लाइट में जाएगा, लीव अलोन स्टारलाइट, रात्रि को पीछे छोड़ते हुए, कि रात्रि के समय नहीं, जब भी प्रस्थान करेगा तो डे टाइम में। रात्रि में तो क्या है कि जो भी तारागण होते हैं, जो भी आकाश गंगा होती है, ध्रुव तारा आदि, उसको फॉलो करते हुए दिशा किस दिशा में जाना वो जा सकता था। लेकिन उसने सोचा थिंग नन ऑफ हिज एल्डर्स हैड डेयर टू डू, उसने ऐसा काम करने का सोचा जो उसके एल्डर्स, उसके बड़ों ने, उसके बुजुर्गों ने, एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने भी नहीं सोचा था। कौन सा? डे टाइम में जाने का, डे के अंदर, दिन के अंदर, बिल्कुल जो घना, उसमें कोई किसी प्रकार का व्यवधान, मतलब जब चारों तरफ रोशनी हो ना, उस प्रकार की बात, तो खुले आसमान में वो बॉर्डर क्रॉस करेगा। ऐसी हिम्मत पहले किसी ने नहीं की थी जो वो करने वाला है, ये डेयर। एंड वन मॉर्निंग, सुबह आफ्ताब वाज वोकन अप, एक सुबह आफ्ताब को जगाया गया। आफ्ताब नजब के पिता, किसने जगाया? बाय ए शाउट फ्रॉम जमन, जमन चिल्लाते हुए आया। व्हाट डज द ओल्ड रग वांट, तो ऐसी स्थिति में आफ्ताब चिल्लाया कि अब ये दुष्ट क्या चाहता है,
ही म्यूटेड, वो बड़बड़ाया, रबिंग हिज स्लीपी आईज, आंखों को मलते हुए, कि क्या चाहता है। जमन आस्क्ड अबाउट नजब्स वेयर अबाउट्स, कि वो कहाँ है तुम्हारा पुत्र, वेयर अबाउट्स, कि तुम्हारा जो पुत्र है उसके बारे में उसने पूछा कि उसके क्या हालचाल है, वो कहाँ है। जमन ने पूछा आफताब को पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, क्या है, उसकी किस स्थिति में बताइए। यहाँ पे देखिए, जब से ये लौटा है नजब खावदा, उसके बाद में वो इस विचारों में था कि वापस कब जाए, और ऐसा वो कार्य करने को जा रहा है। वो सोच रहा है कि जो मेरे पहले किसी पूर्वज ने नहीं किया, यानी दिन के अंदर किसी ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था। जब भी बॉर्डर क्रॉस करते तो रात्रि टाइम में करते थे, लेकिन इसने सोचा कि मैं डे टाइम में जाऊंगा, और जो भी है तय किया और वो चला गया, रवाना हो गया था। कहाँ तक पहुंचा, पंचमई पीर तक हमने क्रॉस करा दिया था, याद हो तो, और बीच में इस कहानी को वापस बताया है इसलिए। और ऐसी स्थिति में जब वो गया है तो पीछे पता चल जाता है जमन को पता चलता तो जमन दौड़ता है आफताब के पास। आफताब को जाके कहता है कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, उसके बारे में बताइए, कहाँ पर है वो, किस हालत में। द बॉय हैज़ बीन सल्किंग ऑफ लेट बट ही शुड बी अराउंड, लड़का थोड़ा सा परेशान सा है लेकिन आसपास में ही कहीं होगा। एनीवे जो भी हो, व्हाट बिजनेस इज ऑफ योर्स, तुम्हारे क्या मतलब है, यहीं कहीं होगा आसपास में, मेरा बेटा है, आपको क्या करना। द ओल्ड मैन डिड नॉट हाइड हिज इरिटेशन, वो अपनी जो चिड़चिड़ाहट है, क्योंकि जब पूछा गया, आफताब को पूछा गया, तो वो अपनी इस प्रकार से गुस्से को छिपा नहीं पाया और बोल ही दिया, आपको क्या मतलब है। Who are you trying to fool, तुम किसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि इधर उधर ही होगा, किसको मूर्ख बना रहे हो। जमन बोला है आफताब से, आफताब मियाँ किसको मूर्ख बना रहे हो। आस्क्ड द स्मगलर, तस्कर उस जमन ने पूछा, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते दैट अल्लाह रखा इज ऑल्सो मिसिंग, तुम नहीं जानते कि अल्लाह रखा भी मिसिंग। अल्लाह रखा कौन, उसका कैमल, आफताब का ऊंट भी गायब था। और पहले आपको बता चुका हूं, प्रश्न भी पूछा गया है, बोर्ड में भी पूछा गया एक बार, कि बॉर्डर एरिया में ऊंट के गायब होने का, मालिक सहित ऊंट गायब है, तो इसका अर्थ क्या होता था कि दैट पर्सन हैज क्रॉस द बॉर्डर, कि वो आदमी बॉर्डर क्रॉस कर गया है, इसका अर्थ ही होता था। और यहाँ पर नजब गायब है, ऊंट भी गायब है, इसका मतलब नजब बॉर्डर क्रॉस कर गया है। तो देखिए, इस प्रकार से जब यहाँ पे बात हुई थी, तो लड़का जो था, जब उसको पूछने के लिए आया है जमन आफताब को कि आपका बेटा कहाँ है, उसने कहा आपको क्या मतलब है, जहाँ यहीं कहीं था, यहीं पे होगा कहीं, और वैसे भी आपको क्या करना उससे। उसने कहा आफताब मियाँ किसको मूर्ख बना रहे हो, मुझे उल्लू बनाने का प्रयास ना करें, आपका अल्लाह रखा ऊँट भी तो गायब है। इन दीज बॉर्डर विलेजेज, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है वैसे कि इन दीज बॉर्डर विलेजेज द पैटर्न ऑफ लाइफ वाज सच दैट इफ ए मैन वाज एब्सेंट अलोंग विथ हिज कैमल, यदि आदमी अपने ऊंट के साथ में एब्सेंट है, गायब है, तो इसका अर्थ हो गया इट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड, तब ये मान लिया जाता था दैट ही हैड मेड अ फॉरे, यात्रा, फॉरे, ट्रेवल अक्रॉस द डेजर्ट इनटू पाकिस्तान। ऊंट सहित आदमी गायब है, तो इसका अर्थ होता था कि आदमी पाकिस्तान चला गया है, बॉर्डर क्रॉस करके चला गया है। और पाकिस्तान आपको पता ही है कि पाकिस्तान के जो है ना लोग जो किस टाइप के होते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, उसके बारे में बाद में हम देखेंगे। आफताब वेंट इनटू द मड एनक्लोजर, आफताब जाता है, उसने उस जमन से तो बात कर ली, लेकिन वो क्या करता, अपना जो मड एनक्लोजर है, मिट्टी युक्त घास फूस से रखे हुए, इस प्रकार से सजा करके मिट्टी युक्त बनाई हुई कोई झोंपड़े टाइप का था। वेयर इज कैमल वॉज केप्ट, जहाँ ऊँट को, मतलब इस टाइप की थी दीवार वगैरह मिट्टी से बनाई हुई, जिसमें वो ऊँट को रखते थे, ऊँट के बैठने का उसमें स्थान था। एंड फाउंड इट एम्प्टी, और वहाँ जाके देखा आफताब ने तो वो स्थान खाली था, ऊँट वहाँ था नहीं। ऊँट नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे नजब भी चला गया है। हिज हार्ट सैंक,
हृदय बड़ा निराश हो गया। वो कहने का वो उदास निराश हो गया। ही रैन इनटू द हाउस, वह घर में गया, टू सी इफ द बंडल्स ऑफ तेंदू लीफ ही हैड बॉट हैड बीन टेकन बाय द बॉय। तो वो इसलिए गया कि क्या वो जो तेंदूपत्ते ला रखे थे वो तेंदूपत्ते लेके गया है या अकेला ही गया है, कुछ लेके नहीं गया है। तो वास्तविकता क्या हुई, ओहो द फूल, ओहो मूर्ख, दैट सन ऑफ ए फूल, मूर्ख, मूर्ख का बेटा, कहने का अर्थ वो तो साथ में तेंदूपत्ते लेके ही नहीं गया। एक्सक्लेम्ड आफ्ताब, आफ्ताब को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, अचंभित हुआ, ऑलमोस्ट शेकिंग विथ फ्यूरी, गुस्से से वो थोड़ा हिल गया एक प्रकार से, अपने आप को गुस्से में बहुत कंट्रोल नहीं कर पाया। ही हैज फॉरगॉटन टू टेक द लीफ विथ हिम। कैसी बात है, बहुत ही दुख की बात है कि वो तेंदूपत्ते ले जाना भूल गया, मूर्ख कहीं का। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बताया गया एक तो कि बॉर्डर एरिया के जो विलेजेस थे वहाँ पे लाइफ का पैटर्न कैसा था कि यदि कोई भी ऊंट के साथ में गायब होता था तो इसका मतलब होता था कि वो आदमी बॉर्डर क्रॉस कर गया है, और ये स्थिति थी। और बाद में वो पाकिस्तान चला गया ऐसा सोचते रहते थे। और ऊंट को वो कहाँ रखता था, उसने जाके वहाँ देखा, वहाँ पे ऊंट गायब था, तेंदूपत्ते वो लेके नहीं गया था। इससे उसको गुस्सा आया आफ्ताब को, और वो जाता है अपने घर में, और हु आर यू ट्राइंग टू फूल विथ ऑल दिस ड्रामा। उसने ये प्रयास किया कि यहाँ पे क्या ऊँट कहाँ है, ऐसा देखा, बाहर में उधर देखा। फिर जब ये उसने इस टाइप का एक्शन किया तो जमन ने सोचा कि आफ्ताब ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है, कि इसको पता तो सब है, ये बताना नहीं चाहता है। तो उसने क्या किया कि तुम किसको मूर्ख बनाने का, इस ड्रामे के नाटक के माध्यम से किसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। जमन हु वाज स्टिल स्टैंडिंग एट द डोर, जमन बोला जो कि अभी भी दरवाजे के पास में खड़ा है, दिस सन ऑफ योर्स इज नॉट एज इनोसेंट, इतना सीधा लड़का नहीं है तुम्हारा, या इनोसेंट यानी सीधा साधा, तुम्हारा लड़का इतना इनोसेंट, इतना सीधा साधा भी नहीं है। द वर्ल्ड बिलीव, जितनी की दुनिया जानती है, ही इज पिग, वह तो पिग यानी सुअर, वह तो सुअर है, एंड द सन ऑफ ए पिग, सुअर है और सुअर का बच्चा है। ये बोला किसने, जमन ने, जमन ने बोला। किसके लिए बोला, तो उस समय नजब के लिए बोला। किससे बात हो रही है, आफ्ताब से बात हो रही है। आफ्ताब कौन, आफ्ताब नजब के पिता। तो इस प्रकार से उसने सोचा, उसने पहले कहा, क्या कहा कि किसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो आफ्ताब मियाँ, तुम्हारा जो पुत्र है ना, तुम जितना तुम सोचते हो या दुनिया सोचती है इतना सीधा नहीं है, वो तो सुअर और सुअर का बच्चा है। ये बात उसने कही। आगे बढ़ते हैं हम। देयर वॉज नो लिमिट टू द chagrin. Jaman was the chief, the man who kept the rangers across happy. अब देखिए उसके गुस्से का कोई पारावार नहीं रहा, और इसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये जो जमन है ये वो व्यक्ति है जो बॉर्डर के पार के रेंजर्स को हैप्पी, खुश रखता था। एनीवन क्रॉसिंग द रन, यदि कोई रन क्रॉस करता विदाउट हिज सपोर्ट, जमन के सपोर्ट के बिना यदि कोई रन को क्रॉस करने का कोई भी प्रयास करता, वाज रनिंग द जर्नलिस्ट विथ द लॉ। इसका अर्थ होता था कि उसने कानून को तोड़ा है, कानून को भंग किया है। इस जर्नलिस्ट इस प्रकार से मानते थे, जर्नलिस्ट द लॉ, कि कानून को तोड़ा है। तोड़ना, भंग करना, कानून तोड़ना, भंग करना, कानून को भंग किया है, तोड़ा है। एंड हियर दिस फ्लेजलिंग हैड ब्लंडर्ड इन विदाउट एज मच एज ए वर्ड टू हिम, और बिना जमन की आज्ञा के, परमिशन के, पत्ता भी नहीं हिलता था, ऐसी स्थिति थी उधर। और ए सलाम, बिना जमन को सलाम किए, बिना जमन की परमिशन के पत्ता भी नहीं हिलता था। और 100 रुपये नोट, या तो उसको 100 रुपये का नोट दो, या उसकी परमिशन हो, उसके सलाम वगैरह उसको करके जाए, उसकी परमिशन के बिना बताए कोई जा नहीं सकता था। ये स्थिति थी। तो यहाँ पे बताया है कि जमन जो है
स्मगलिंग का काम जो करता है, बॉर्डर क्रॉस कराने का काम करता है, किस प्रकार से वो रेंजर्स को खुश रखता था, बॉर्डर के उस पार वाले रेंजर्स को भी पैसे के माध्यम से, और ये खुद पैसे लेता था, ये बात थी। अब आगे क्या होता है, मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस। अब उसने एक प्रकार से यहाँ जमन ने भी दिखावा किया कि अल्लाह उसकी रक्षा करे, अल्लाह उसकी रक्षा करे, उसको इस सुरक्षित स्थिति में रखे। सेड द ओल्ड रग पायसली, उसने एक प्रकार से दया भाव शो किया है, दिखावे का है एक प्रकार से। ही मीन्स जस्ट द ऑपोजिट, हालांकि कहने का इसका विपरीत अर्थ था। वो तो चाहता ही नहीं कि मेरे को नहीं पूछ के गया तो सेफ्टी चाहेगा क्या, वो तो सोचता था कि अब इसको सुरक्षित नहीं बचना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से कह रहा कि भगवान, कहने का अल्लाह उसकी रक्षा करे। थॉट आफ्ताब, आफ्ताब ने सोचा कि ये तो चाहता तो बुरा ही होगा। नथिंग वुड प्लीज हिम मोर देन टू सी नजब टर्न इनटू कैरियन विथ वल्चर्स होवरिंग अराउंड। वल्चर्स होते गिद्ध, होवरिंग यानी मंडराना, मंडरा रहे, अराउंड आसपास, चारों ओर, आसपास चारों ओर। अब क्योंकि इस प्रकार के गिद्ध जो मंडरा रहे होंगे, क्या उससे वो बच करके आ जाए, तो बच करके, तो आफ्ताब तो यही चाहता कि भाई ऐसे गिद्धों से वो बच करके आ जाए, जबकि जो जमन है वो तो चाहता था कि गिद्ध का अर्थ यहाँ कौन से गिद्ध, वल्चर कौन से, कहने का अर्थ है वहाँ जो रेंजर है, जो रेंजर्स खड़े हैं, वो उनका निशाना ना बन जाए नजब, इसलिए क्योंकि गोली मारेंगे, उधर बिना परमिशन के जाओगे, ऐसे देखेंगे तो सीधा शूट करेंगे, शूट एंड साइट ऑर्डर होते हैं, तो इसलिए तो उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो, उससे बच जाए तो ठीक है, ये बात उसने कही। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसने, जमन ने पहले प्रार्थना की कि चलो अच्छे तरीके से सुरक्षित आ जाए, और वो इधर से आफ्ताब चाहता है कि उसको अल्लाह है वो ऐसे गिद्धों से बचाए जो कि मंडरा रहे होंगे। कहने का मौत की तलवार तो लटकती रहती है, जब बॉर्डर बिना कानून के नियमों के विपरीत करेंगे तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आज हमने इस पार्ट को यहाँ तक लिया है, नेक्स्ट जो भी है उसमें आगे पढ़ेंगे। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बने रहिए, लाइक एंड शेयर, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी, और फ्रेंड्स आदि को जो भी आपको बोल रखा है किस टाइप से आपको सब्सक्राइब आदि करना है, उसमें उससे पहले यहाँ पे आपसे कुछ शब्द दे दूँ मैं। तो इसमें हमने जो पढ़ा था पाठ है, इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं, और इसको लेकर के देखिए, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, लेफ्टिनेंट, इनकी स्पेलिंग बतानी है। मनोविज्ञान क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट की सीधी इसी रूप में होती है, लिखनी आपको है कौन सी होगी। और दूसरा जो वर्ड दे रहा हूँ हिंदी में, तो एक तो देखिए सरल, और दूसरा निबंध। पूरी आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि स्टोरी बहुत अच्छी है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।